Okay, Ji, in our last session, we were discussing the methods to measure performance of employees. And we have discussed that HR managers can use 6 methods to measure performance of employees. The first method is labor productivity. The second one is absenteeism rate. Then wastage level, rejection rate, customer complaints, and days lost in strike. And in our last session, we have discussed the concept of productivity, and we have discussed that productivity is the ratio between output and inputs. And productivity is not the same as efficiency. Even though it is a measure of efficiency, we use productivity to find out whether business is becoming efficient or not. If productivity will increase, then it means business will become efficient. So efficiency will increase. But efficiency and productivity, they are two different concepts. Like we have discussed last time, that efficiency means getting more output by using less inputs, and there is no formula for efficiency. And productivity is the ratio between output and inputs. So for example, if productivity of labor is increasing, we can say that since productivity is increasing, so efficiency is also increasing. So productivity and efficiency, they are two different concepts, but productivity can be used in order to measure efficiency. ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का जो वर्ड है, इसके दो मीनिंग्स हैं. एक तो मीनिंग है कन्वर्टिंग रॉ इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. ये है प्रोडक्शन प्रोसेस. यहाँ पर जो प्रोडक्शन का मीनिंग है वो है प्रोडक्शन लेवल. प्रोडक्शन लेवल मींस टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की है 800 यूनिट्स and the number of workers used are 8 workers. अब अगर हमने लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स. सो कितना आंसर आएगा? 800 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी इक्वल टू 100 यूनिट्स per worker. That is the average output of each worker. That is not the actual output, that is the average output. So अब लेबर प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूला में ये जो टोटल आउटपुट आपने यूज की है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन लेवल. तो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है कि प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वर्कर एंड प्रोडक्शन मींस द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. जी, कोई क्वेश्चन आपका? अदीना बेटा, आप ये बताएं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? सर मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई तो आई डोंट नो. आमना बेटा, आप बताएं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? सो प्रोडक्शन में हम लोग रॉ मटेरियल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि कितने यूनिट्स ऑफ इनपुट से आउटपुट बनता है कितना. प्रोडक्शन, ये तो बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस का मीनिंग आपने बताया ना. यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ये कितनी है? 800. इसको हम कहते हैं मतलब पर वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी, सो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इज 800 and productivity is 100. So that is the difference between production and productivity. Production means total output produced and productivity means average output produced by each worker. जी अदीना बेटा, आपको समझ आई है? सर आप इसको थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ कर सकते हैं फिर से? जी, मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आपको. देखें जी, एक बिजनेस है जिसमें 2 वर्कर्स हैं, 2 वर्कर्स. दोनों ने मिलकर जो आउटपुट बनाई है, टोटल आउटपुट, that total output is equal to 250 units. ये जितनी भी टोटल आउटपुट बनाए हैं इन 2 वर्कर्स ने, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन लेवल. तो प्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. ठीक है? हाँ जी. अब हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशो लेनी पड़ेगी टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ वर्कर्स। सो टोटल आउटपुट 250 है, नंबर ऑफ वर्कर्स 2 हैं, आंसर आ गया 125 यूनिट्स पर वर्कर। अब लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या आंसर आया है? 125। दिस इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का क्या आंसर था, या प्रोडक्शन की क्या वैल्यू थी? 250, और प्रोडक्टिविटी का क्या आंसर है? 125। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस हुआ बेटा? प्रोडक्शन जो टोटल उन्होंने चीज प्रोड्यूस की होगी, और प्रोडक्टिविटी मतलब पर बंदा क्या प्रोड्यूस करवा रहा है। बिल्कुल ठीक। प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वर्कर्स, और प्रोडक्टिविटी मींस एवरेज आउटपुट ऑफ ईच वर्कर। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये आउटपुट 2 वर्कर्स की है और ये एवरेज आउटपुट है। तो ये मैं आपको बता रहा था डिफरेंस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का। नेक्स्ट, अब प्रोडक्टिविटी की 2 टाइप्स हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन टोटल आउटपुट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एंड मशीन और कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड नंबर ऑफ मशीन्स, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन्स। प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए, यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए, तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। ये कॉस्ट कैसे डिक्रीज होती है, ये मैं आपको अभी एक असाइनमेंट के थ्रू समझाता हूँ। और जब कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इट मींस बिजनेस विल बिकम एफिशिएंट। और लोअर कॉस्ट की वजह से 2 फायदे होते हैं। यहां पर मैं आपको अलग से समझाता हूं कि लोअर कॉस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है ए, इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है $50, और एक बिजनेस है बी, इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है $20। इसकी कॉस्ट लो है, तो लो कॉस्ट का बिजनेस बी को क्या फायदा होगा? से कम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा प्राइसेस कम चार्ज कर सकते हैं। देखें, प्राइस के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। तो लोअर कॉस्ट का अगर ये कॉस्ट लो हो, तो इसका एक फायदा ये है कि आप प्राइस लो चार्ज कर सकते हैं। बिजनेस फर्म बी क्वांटिटी ज्यादा होगी जी, एवरेज कॉस्ट ऑफ बिजनेस फर्म बी प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। अब लेट्स सपोज बिजनेस फर्म बी की एवरेज कॉस्ट $20, प्रॉफिट इन्होंने रखा $10, प्राइस आ गई $30। ये $30 प्राइस बिजनेस फर्म बी तो चार्ज कर सकता है, लेकिन बिजनेस फर्म ए $30 प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी कॉस्ट ही $50 है। और कॉस्ट से अगर प्राइस कम रखेंगे आप, तो इसका मतलब लॉस होगा। तो अगर बिजनेस फर्म ए ने प्राइस डिसाइड करनी हो, सो कॉस्ट इज $50 और लेट्स सपोज $10 का प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, तो ये आपके पास प्राइस आ गई $60। अब बिजनेस फर्म बी के प्रोडक्ट्स की लोअर प्राइस है। लोअर प्राइस होने का फायदा ये है कि ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट होगी, और बिजनेस फर्म बी विल बी एबल टू सेल मोर क्वांटिटी इन द मार्केट, एंड बिजनेस फर्म बी विल बी विनर इन द मार्केट। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप प्राइस इतनी रखते हैं जितनी के बिजनेस फर्म ए ने रखी हुई है, उतनी ही प्राइस अगर आप रखें $60, तो कॉस्ट आपकी $20 है, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, फिर हायर प्रॉफिट पर यूनिट। तो 2 फायदे हैं लोअर कॉस्ट के, ये याद रखना है आपने। अगर एवरेज कॉस्ट लो है तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आप लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इसकी वजह से ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट होगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा फायदा, आप प्राइस को सेम रखो, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकते हैं, इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दोनों बिजनेस के लिए फायदे में चीजें हैं, इसका मतलब लोअर कॉस्ट होने का फायदा है। तो अगर बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपनी कॉस्ट कम कर ले, तो इसके 2 फायदे हैं, या तो लोअर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, या हर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक असाइनमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें, ये जो टोटल आउटपुट गिवन है, इस टोटल आउटपुट को हम कहते हैं प्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी उन्होंने पहली कैलकुलेट कर दी है। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। सो 2000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स पर वर्कर। उसके बाद यहाँ पर उसने x की वैल्यू दी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3600 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा?
x will be equal to 300 3600 divided by 12, तो ये 300 आ जाएगी. So this value of x is 300. Next हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So 6000 divided by 300, कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 20. तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई. अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, विच इज लेबर कॉस्ट पर यूनिट. एक वर्कर को सैलरी मिल रही है $20,000. एक वर्कर की सैलरी को अगर आप एक वर्कर की आउटपुट से डिवाइड कर दें तो ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी. ये एक वर्कर की सैलरी है, ये एक वर्कर की आउटपुट है. सो $20,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2000. Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? $20,000 डिवाइडेड बाय एक वर्कर की आउटपुट है 12, तो ये कितना आंसर आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1666.67. और ये आपके पास $1,000 है. यहां से आप रिलेशनशिप देखो कि बिजनेस फर्म सी के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, 20 यूनिट्स पर वर्कर. हालांकि तीनों बिजनेसेस में सेम सैलरी पे कर रहे हैं वर्कर्स को, लेकिन बिजनेस फर्म सी में वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्टिव हैं. और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने की वजह से आप कॉस्ट देख लें कि बिजनेस फर्म सी के प्रोडक्ट्स की लेबर कॉस्ट पर यूनिट $1,000 है, जबकि बिजनेस फर्म ए के प्रोडक्ट्स की लेबर कॉस्ट पर यूनिट $2,000 है. और लोअर कॉस्ट का लोएस्ट कॉस्ट, इसका मतलब बिजनेस एफिशिएंट है. हायर प्रोडक्टिविटी मींस लोअर कॉस्ट. तो जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट कम और बिजनेस एफिशिएंट होगा. और कॉस्ट कम होने की वजह से बिजनेस लो प्राइस भी चार्ज कर सकता है और बिजनेस सेम प्राइस चार्ज करके हायर प्रॉफिट पर यूनिट भी जनरेट कर सकता है. समझ आ गई बेटा आपको? जी सर. अच्छा बख्तावर बेटा, आप ये बताएं कि अगर किसी बिजनेस की लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो तो उस बिजनेस को क्या फायदा होगा? आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. हाँ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने का फायदा क्या होगा बेटा? ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा है बिजनेस फर्म सी की. सर ज्यादा तरीके से फ्लरिश होगा, मार्केट में ज्यादा अच्छा नाम होगा. अच्छा, आपने अभी जो पॉइंट बताया है वो ये है कि अगर किसी बिजनेस की लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो इस बिजनेस का मार्केट में नाम ज़्यादा होगा, नेम इन मार्केट. ये बेटा कैसे लिंक बनाया आपने? तो ज्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी होगी तो मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल नो कि किस ब्रांड की चीज़ है. चलें जी, मैं आपको ना अब ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. देखें, एक बिजनेस है ए. सर इसका मोटिवेशन से लिंक हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप. मोटिवेशन के साथ इसका क्या लिंक हो सकता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ. लेकिन पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज बिजनेस फर्म ए और बी की आउटपुट गिवन है. बिजनेस फर्म ए ने 1000 यूनिट्स बनाए हैं और बिजनेस फर्म बी ने 2000 यूनिट्स बनाए हैं. अब ज़रा तवज्जो रखनी है आपने, क्योंकि जो हफ्सा बेटी ने पॉइंट रेज किया ना, मैं उसको समझा रहा हूँ. हफ्सा ने पॉइंट ये रेज किया है कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ज़्यादा होने का मतलब है मोर आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड. अब देखें, लेट्स सपोज यहाँ पर जो वर्कर्स हैं बिजनेस फर्म ए में वो हैं 20 वर्कर्स और यहाँ पर हैं 50 वर्कर्स. ठीक है, अब लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल लें आप. तो बिजनेस फर्म ए की लेबर प्रोडक्टिविटी आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 20 दैट विल बी 50 यूनिट्स पर वर्कर. और बिजनेस फर्म बी की क्या आएगी? 2000 डिवाइडेड बाय 50, ये आएगी 40 यूनिट्स पर वर्कर. लेबर प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? सर ए की. लेकिन ए कम आउटपुट बना रही है, आपने कहा है ज्यादा आउटपुट बनाएगी. लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि बिजनेस की टोटल आउटपुट भी ज्यादा होगी. लेबर प्रोडक्टिविटी टोटल आउटपुट नहीं है. लेबर प्रोडक्टिविटी है आउटपुट पर वर्कर ऑन द एवरेज आउटपुट ऑफ द वर्कर. तो ये तो पॉइंट जो है ना वो नहीं. अब नेम इन द मार्केट का बेटा आपने पॉइंट बताया है, इसको थोड़ा लिंक बनाएं. कैसे लिंक बनेगा इसका लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ? सर इसका ऐसे हो सकता है कि सर
जो उसके वर्कर्स हैं बिजनेस के, क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर वो मार्केट में इस बिजनेस की रेपुटेशन का ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि हमारा ख्याल रखा जाता है और फिर हम मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह नेम इन द मार्केट, ठीक है, या फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो गया, तो बिजनेस में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका इन चीज़ों से आप इनडायरेक्ट लिंक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने एडवर्टीजमेंट की, आप कहेंगे जी बिजनेस का नाम बनेगा। अच्छा जी, बिजनेस ने प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर लिया, बिजनेस का नाम बनेगा। बिजनेस ने मार्केट शेयर बढ़ा दिया, बिजनेस का नाम बनेगा। बिजनेस ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिजनेस का नाम बनेगा। तो हर चीज़ ही बिजनेस का नाम, रिप्यूट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें तो मतलब एक चल ही रही हैं ना। हमने देखना होता है डायरेक्ट लिंक, और लेबर प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक सिर्फ एक चीज़ के साथ है, सिर्फ एक चीज़, और वो है कि लेबर प्रोडक्टिविटी जब भी बढ़ेगी कॉस्ट कम होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी। ये है लेबर प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट लिंक। अब एवरेज कॉस्ट कम होने से क्या क्या फायदे हैं वो बाद की बात है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी जब भी बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट के साथ आपने इसका लिंक बनाना है। अच्छा, अब आपने बेटा आमना बेटा आपने क्वेश्चन किया जी मोटिवेशन का क्या लिंक बनेगा। मैं मोटिवेशन का लिंक आपको समझाता हूं। देखें, एक चीज होती है कॉज और रीजन, और एक चीज होती है इफेक्ट। लेट सपोज एक बंदे की गाड़ी है, कार है, वो कार खराब हो गई, तो कार खराब होने का इफेक्ट क्या आएगा, बताएं जी। सर बंदा अपनी डे टू डे रूटीन में इधर उधर नहीं जा सकेगा। हाँ बिल्कुल, डे टू डे रूटीन में ट्रैवल नहीं कर सकेगा, और कार ख़राब हो गई है, उसको ठीक कराने के ऊपर उसके पैसे भी लगेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा वगैरह वगैरह, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन कार क्यों ख़राब हुई, उसकी रीज़न क्या थी, उसने फॉर एग्जांपल ऑयल टाइम पे चेंज नहीं किया था, या उसने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी, या क्या रीज़न थी जिसकी वजह से कार ख़राब हुई, ये इसकी रीज़न है और ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो रीज़न और इफ़ेक्ट में फ़र्क होता है। अब हम कह रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है जी। अब इसका इफ़ेक्ट देखो, इफ़ेक्ट क्या है कि एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो गई। लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने की रीजंस क्या हैं? इसकी रीजंस 4 हैं बेटा। नंबर 1 है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर्स को ट्रेन कर दें, वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएं, तो वो ज़्यादा आउटपुट बनाना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा है बेटर मशीन्स। अगर मशीन्स अच्छी हों जो लेबर यूज़ कर रही है, तो उन मशीनों से वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। तीसरा है मोटिवेशन। ज़्यादा मोटिवेशन की वजह से वर्कर्स ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और चौथी रीज़न है बेटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है वर्कर से काम लेना, और अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो वर्कर्स से वो ज़्यादा काम ले लेती है, वर्कर्स को मोटिवेट कर देती है या जिस भी तरीके से, तो इससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ये देखो कि ये लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की रीजंस हैं और ये लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का इफेक्ट है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का इफेक्ट बताओ, तो इसमें आप मोटिवेशन नहीं लिखेंगे, इसमें आप ट्रेनिंग नहीं लिखेंगे, ये रीजंस हैं। रीजंस आर नॉट द इफेक्ट्स, रीजंस आर द रीजंस। ये एक तरतीब होती है, रीजंस पहले, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके बाद इफेक्ट आया। नेक्स्ट हमारे पास तरीका है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को जज करने का, विच इज कॉल्ड एब्सेंटीज्म रेट। एब्सेंटीज्म इज द डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर, डेलिब्रेट एब्सेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम जॉब फॉर विच देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एब्सेंटीज्म। Higher absenteeism is an indicator of poor motivation of employees. Absenteeism rate is the number of employees absent calculated as a percentage of total number of employees working in the organization. So number of employees absent divided by total number of employees multiplied by 100%. For example, एक business है जिसमें 500 workers काम कर रहे हैं, 50 वर्कर्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10% एब्सेंटिज्म रेट। एब्सेंटिज्म रेट जितना ज़्यादा होगा, ये शो करेगा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एंड पुअर मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। Other measures of performance of employees, wastage level. The number of wasted
or damaged products expressed as a percentage of total output made. Number of wasted products divided by total output multiplied by 100%, that is wastage level. For example, एक business है, उसने total output, total products बनाए 2000, इसमें से 200 units defective या damaged निकल आए, तो यहाँ से आपके पास वेस्टेज रेट आ जाएगा, वेस्टेज लेवल आ जाएगा 10%, और ये वेस्टेज लेवल कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेस्टेज लेवल ज़्यादा होने की एक रीज़न होती है कि एम्प्लॉयज़ के पास या तो स्किल्स नहीं है या एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हैं और केयरलेस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिजेक्शन रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड बाय कस्टमर्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल आउटपुट सोल्ड। जितने भी आप आउटपुट सेल आउट करेंगे, इसमें से जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स रिजेक्ट करके वापस कर देगा, यहां से आपके पास रिजेक्शन रेट आएगा। रिजेक्शन रेट, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट्स बेचे 5000, इसमें से 250 प्रोडक्ट्स कस्टमर्स ने वापस कर दिए डिफेक्टिव होने की वजह से, तो ये 5% रिजेक्शन रेट होगा। रिजेक्शन रेट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट आप बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। इसका मतलब या तो क्वालिटी सिस्टम बिजनेस का ठीक नहीं है, या एम्प्लॉयज केयरलेस हैं और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और यहां से आपको पता है रिजेक्शन रेट की वजह से कस्टमर्स डिससैटिस्फाई होते हैं, and dissatisfied customer is the biggest loss for any business. Next is rate of customer complaints. The number of customer complaints expressed as a percentage of total number of customers served. ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप ले सकते हैं, जितने कस्टमर्स आपने सर्व किए हैं उनमें से कितने कस्टमर्स ने कंप्लेंट की है। नंबर ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल आपने 200 कस्टमर्स को सर्व किया, इसमें से 10 कस्टमर्स ने कंप्लेन कर दी और इसका आंसर आ गया 5%। तो 5% कस्टमर कंप्लेंट्स का रेट है। और ये बात याद रखें कि सारे कस्टमर्स कंप्लेंट्स नहीं करते, कुछ बस खामोश हो जाते हैं और वो दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर जाते हैं। तो ये जो रेट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स है, ये हमेशा अंडर एस्टिमेटेड होता है और एक्चुअल नंबर ऑफ डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स इससे ज्यादा होते हैं। डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक, द नंबर ऑफ डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक, स्ट्राइक कहते हैं when employees refuse to work, that is an industrial action. So number of days lost in strike expressed as a percentage of total number of working days. 300 में से 15 days workers strike पे रहे हैं, तो ये 5% days lost in strike का रेट आएगा। और ये जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज इन दोनों के रिलेशनशिप्स आपस में ठीक नहीं हैं, और अगर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप्स ठीक ना हो तो इससे बिजनेस की आउटपुट और बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। कोई क्वेश्चन बेटा आपका? नो सर। सर ये जो दूसरे वाला दोबारा समझाएगा। डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक जी। सो स्ट्राइक मींस व्हेन वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क, और ये स्ट्राइक एक्शन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन बाय वर्कर्स। उनकी वर्कर्स की मैनेजमेंट से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लैश होता है, कोई ना कोई उनका मसला होता है। मैनेजर्स उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, किसी वर्कर को अनफेयर डिसमिस कर दिया है या किसी वर्कर को डिस्क्रिमिनेट किया है, इस वजह से वर्कर्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं। जब वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो अगर एक दिन की स्ट्राइक है तो एक दिन के लिए बिजनेस की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो जितने दिनों के लिए वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे, इसका मतलब उतने दिनों के लिए बिजनेस ऑपरेशंस बंद हो गए, उतने दिनों के लिए बिजनेस ने आउटपुट प्रोड्यूस नहीं की। तो जितनी ज्यादा ये डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक का आंसर होगा, इसका मतलब उतने ही ज्यादा दिनों के लिए बिजनेस बंद रहा है, एंड दैट इज नेगेटिव फॉर द बिजनेस, एंड दैट शोज पुअर रिलेशनशिप्स बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। जी बेटा। ठीक है सर। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स थे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के, और अगर आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन्हीं 6 मेजर्स को आप इंप्रूव करेंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, एब्सेंटिज्म रेट को डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स को डिक्रीज करेंगे, डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक को डिक्रीज करेंगे, वेस्टेज लेवल रिजेक्शन रेट को डिक्रीज करेंगे। इससे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से पेपर 3 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, एंड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कफोर्स प्लानिंग. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्कफोर्स प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली ये HR मैनेजमेंट के जितने भी रोल्स होते हैं उनमें से एक रोल है वर्कफोर्स प्लानिंग. बाकी भी रोल्स हैं, जॉब एनालिसिस भी करते हैं HR वाले, रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, कैरियर मैनेजमेंट, डिसिप्लिन वगैरह, ये सारे काम करते हैं. और HR प्लानिंग उनमें से एक एक्टिविटी है जो HR मैनेजमेंट वाले परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ से मैंने कौन सा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ लो, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HRP एंड HRM? दे आर नॉट द सेम. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या वर्कफोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन अबाउट फ्यूचर. प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग टू थिंग्स. नंबर 1, number of workers required in future, and number 2, nature of workers required in future. अगर ये दो चीजें आप एस्टिमेट कर लें तो इसका मतलब आपने वर्कफोर्स प्लानिंग की है. नेचर ऑफ वर्कर्स को याद रखने के लिए एक तरीका बता देता हूं आपको. एक वर्ड याद रख लें आप, ASK. A stands for attitude, S stands for skills and K stands for knowledge. Attitude, skills and knowledge of workers. और भी कई चीजें हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन, हेल्थ लेवल, फिटनेस, फॉर एग्जांपल हाइट, जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 बेसिक सी चीजें हैं जो नेचर ऑफ वर्कर्स में काउंट होती हैं, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज. एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, वर्कफोर्स ऑडिट. वर्कफोर्स ऑडिट का मतलब है, ऑडिट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेकिंग फॉर एक्यूरेसी. सो वर्कफोर्स ऑडिट का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ चेकिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स, कि किस तरह के वर्कर्स, कितने वर्कर्स इस वक्त बिजनेस में काम कर रहे हैं और इनकी नेचर क्या है, इनके क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या हैं.